नमस्ते, मैं प्रीति शर्मा एक बार फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक नई टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे बिगनर्स स्टूडेंट हैं, जब वो गद्भाव सीखते हैं और गद्भाव की प्रस्तुति करते हैं तो वो किन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपनी प्रस्तुति को और प्रभावशाली बना सकते हैं। गद्भाव के बारे में मैं कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। वैसे तो जो भी स्टूडेंट सीख रहे हैं कथक को, उनके गुरु और टीचर उनको सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से अवगत करा ही देते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करना चाहूँगी। गद्भाव की प्रस्तुति करने से पहले आपको साहित्य का, हमारे ग्रंथों का, पौराणिक कथाओं का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को अध्ययन करने के बाद प्रस्तुत करते हैं तो उसकी प्रस्तुति बहुत प्रभावशाली होती है। दूसरी चीज़ मैं आपको गद्भाव के बारे में बताना चाहूँगी कि गद्भाव 3 ताल द्रुत लय में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेरे गुरु पंडित हरीश गंगानी जी ने मुझे बताई कि अगर आपकी मात्रा, ताल और लय पे पकड़ बहुत अच्छी है, बहुत मजबूती है, तो आप 3 ताल द्रुत लय के अलावा भी अन्य तालों में भी गद्भाव की प्रस्तुति कर सकते हैं, क्योंकि ताल चेंज होने से, मात्रा चेंज होने से ताल का स्वरूप चेंज हो जाता है, उसके विभाग चेंज हो जाते हैं। और वहीं इसी वजह से उसका जो पलटा लेने का जो टाइमिंग होता है, जो जनरली हम 3 ताल में या गद्भाव प्रस्तुत करते हैं तो हम पलटे के साथ चेंज करते हैं, तो जो पलटा लेने का टाइमिंग होता है वह भी चेंज हो जाता है। इसीलिए जब आपको सीखते सीखते थोड़ा सा टाइम हो जाए तब आप किसी अन्य तालों में भी गद्भाव की प्रस्तुति ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको गद्भाव के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो हमारा गद्भाव है उसमें हम शब्द बोलते नहीं हैं, अपने भाव से, अपने हस्त मुद्राओं से, भंगिमाओं से ही हम सारी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। एक ही डांसर अलग अलग पात्र को प्रेजेंट करता है गद्भाव के अंदर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि किन छोटी छोटी बारीकियों पे हमें ध्यान देना है, किस तरीके से सोचना है। कभी कभी कथक नृत्य में तोड़े, टुकड़े, तिहाई, सम, इन सब चीज़ों के अलावा हमें ये भी सीखना पड़ता है कि हमें सोचना कैसे है, क्योंकि जब तक आपकी सोच का दायरा आपके लेवल से ऊपर नहीं उठेगा तब तक आप गद्भाव की प्रस्तुति नहीं कर सकते हैं। अब हम आज उदाहरण के तौर पे द्रौपदी चीरहरण गद्भाव लेते हैं और किन किन बारीकियों पे हम काम कर सकते हैं, कैसे स्टोरी को हम छोटा कर देते हैं, चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, अपने भावों को ख़त्म कर देते हैं, उन सब पर हम काम करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी चीरहरण जो है वो महाभारत से लिया गया है, जिसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। स्टोरी हम सभी लोग बचपन से सुनते देखते हुए आए हैं। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक कौरवों और एक पांडवों। दोनों के बीच प्रतियोगिता होती है, लेकिन वह प्रतियोगिता ना होकर एक हिडन षड्यंत्र होता है। पहली बार दुर्योधन की साइड से पासे फेंके जाते हैं और बाद में युधिष्ठिर की साइड से पासे फेंके जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर अपने सारे राजपाट और भाइयों के साथ द्रौपदी को भी हार जाते हैं। उसके बाद दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि वो द्रौपदी को लेकर आए। क्यों? क्योंकि उसने द्रौपदी पे विजय प्राप्त कर लिया। वह सोचता है कि वह उसकी दासी और वो उसके साथ किसी भी तरीके का व्यवहार कर सकता है। यह स्टोरी, इस तरीके की स्टोरी हम अपने गद्भाव में प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद द्रौपदी राजसभा में आती हैं, उनका वस्त्र हरण होता है और कृष्ण जी आके उनको वस्त्र प्रदान करके उनकी रक्षा करते हैं। इस तरीके से हम गद्भाव को एक अच्छे तरीके से बांधते हुए कथक नृत्य में प्रस्तुत करते हैं द्रौपदी चीरहरण की इस स्टोरी को। अब इस स्टोरी में थोड़ा सा करेक्शन करते करते हुए हम चलते हैं। पहली बार हम प्रेजेंट करते हैं कि हम दुर्योधन को दिखा रहे हैं। दुर्योधन को पढ़िए, दुर्योधन के बारे में पढ़िए। दुर्योधन कैसा व्यक्ति था, इस प्रतियोगिता के पीछे उसका क्या मानसिक स्थिति रही, क्यों उसने इस प्रतियोगिता को रखा, क्यों उसने राज दरबार में द्रौपदी और 5 पांडवों को बुलाया। अच्छे से उसके नेचर को पढ़िए, क्योंकि जब तक आप दुर्योधन का नेचर नहीं पढ़ेंगे तब तक मंच पे दुर्योधन नज़र नहीं आएगा। प्रीति, नेहा, XYZ कोई भी दिखाई देता रहेगा। दुर्योधन एक अभिमानी था, उसे बहुत घमंड था अपने ऊपर, अपनी भुजाओं पे बहुत घमंड था। वह बदला लेना चाहता था पांडवों से, इसीलिए उसने ये प्रतियोगिता रखी। तो जब आप मंच पर दुर्योधन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशंस में, आपकी आईब्रो में, आपके फेस पे वो घमंड, वो अभिमान दिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे तो मंच पे दुर्योधन दिखाई नहीं देगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब दोनों पक्ष पासे फेंक रहे होते हैं, जब एक अभिमानी व्यक्ति किसी चीज़ को उठाएगा या वह किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा तो उसका जो एटीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा। वहीं पर एक आदमी जो धीरे 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 अपना सब कुछ गंवाता जा रहा है, अंत चाल पर उसके पासे उठाने का जो तरीका होगा, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, उसके देखने का, उसके झुकने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। अब मैं ही मान लीजिए, मैं अगर दुर्योधन का एक्ट करूँगी तो घमंड के साथ उठाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है विजय मेरी ही होगी, ये षड्यंत्र है, सब कुछ मेरे इशारे पे चल रहा है। वहीं पे जब युधिष्ठिर
पासे उठाएंगे और पासे फेंकेंगे तो वो चिंता होगी उनके फेस पे, क्योंकि वो सब कुछ हार चुके हैं अपना। यह अंतिम दाव है उनके पास, जब वो अपना सब कुछ पा सकते हैं। तो जो वो चिंता है वो लगातार आपके फेस पर बनी रहनी चाहिए, वो मिस नहीं होनी चाहिए जब तक आप पासे उठा के और फेंक नहीं देते। तो वो जो चिंता है, वो घबराहट है कि आपने सब कुछ गंवा दिया, वो आपके फेस पे मिस नहीं होनी चाहिए। उस पर काम कीजिए, तभी दोनों पक्षों को आप भली भांति दिखा पाएंगे। इसके बाद दोनों पक्ष पासे फेंकते हैं और अंत में जीत दुर्योधन की हो जाती है और वो घमंड के साथ उठ के खड़ा हो जाता है। तो जब कोई घमंडी पर्सन उठेगा तो देखिए, और लोगों ने भी द्रौपदी गद्भाव को किया है, यूट्यूब इधर उधर आप वीडियो देखिए किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है। एक घमंडी व्यक्ति उठेगा, इधर उधर देखेगा, हंसेगा, किसी को नीचा दिखा रहा है, तो किस तरीके से उसके भाव में, उसके एक्सप्रेशन में जो रैपिडली चेंज आएगा, उस पर काम कीजिए। वहीं पर युधिष्ठिर बैठे हैं तो वो किस तरीके से बैठे हैं, ये नहीं कि अगर दुर्योधन जीत गया तो आपने दिखा दिया बस दुर्योधन, नहीं, स्टोरी को वहाँ कट मत कीजिए। आपको युधिष्ठिर को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। जब दुर्योधन ने आदेश दिया वो दिखाना भी आपको बहुत ज़रूरी है कि वो दुशासन को बुलाता है। तो वो सारी चीज़ें आप स्टोरी में से काटिए नहीं, बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से दिखाइए। इसके बाद दुर्योधन आदेश देते हैं दुशासन को कि द्रौपदी को लेकर आओ राजसभा में। अब वह जा रहे हैं द्रौपदी को लेने के लिए। यहाँ पर बारी आती है कि आप द्रौपदी को किस तरीके से दिखा रहे हैं। जनरली मैंने 2-3-4 लोगों को देखा है, वीडियो भी देखी है, तो हम द्रौपदी को इस तरीके से दिखा रहे हैं या इस तरीके से दिखा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। द्रौपदी को निमंत्रण किया गया है अगर हस्तिनापुर में इस प्रतियोगिता के लिए 5 पांडवों के साथ, तो कहीं ना कहीं वो घबराहट, वो चिंता उनके मन में भी है। वो भी इस चीज़ से अवगत हैं कि कुछ तो गलत होने वाला है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप द्रौपदी को हमेशा ऐसे ही दिखाइए। आप उनको चिंता में दिखा सकते हैं, आप उनको परेशान होते हुए दिखा सकते हैं, घबराहट दिखा सकते हैं। तो काम कीजिए कि एक चिंतित स्त्री को आप किस किस तरीके से दिखा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बारीकियों पे, कि जब हम चिंता में होते हैं हमारी आईब्रो कैसी होती है, हमारी नज़रें कैसी होती हैं, हम कहाँ देख रहे होते हैं, यह सब चीज़ सीखिए और इन पर भी काम कीजिए। इसके बाद जब दुर्योधन आदेश दे देते हैं दुशासन को, दुशासन द्रौपदी के कक्ष में आते हैं। अब मैं आप ही से एक चीज़ पूछती हूँ कि अगर सडन कोई हमारे कक्ष में आएगा तो हमारा रिएक्शन कैसा होगा? खुद को समझिए कि आपका रिएक्शन कैसा होगा। वही रिएक्शन द्रौपदी का रहा होगा, क्योंकि हम और आप द्रौपदी से मिले तो नहीं हैं। हमारी कल्पना शक्ति है जो हमसे सब करा रही है। हम कितना कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करके किस चीज़ को कितनी मजबूती दे सकते हैं, उस पे हमें काम करना है। मानिए दुशासन आया द्रौपदी के कक्ष में, वो उसको देखकर चौंकेंगी। हमारे घर में भी कोई आएगा अचानक बिना हमारी परमिशन के, तो हमारा रिएक्शन भी होगा कि बिन बुलाए आप मेरे घर में कैसे आ सकते हैं। वहीं पे द्रौपदी का रिएक्शन दिखाइए कि वो आए, उन्होंने उनसे देखा, आप बिना परमिशन के किसी महारानी के कक्ष में कैसे आ सकते हैं। तो उस एक्सप्रेशंस को मेंटेन कीजिए, उसको सीखिए कि अगर एंट्री ली किसी ने आपके कक्ष में तो रिएक्शन क्या होगा, उस पर रुकिए, उस पर काम कीजिए। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। दुशासन आया, उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि आप यहाँ कैसे आए। दुशासन उनकी तरफ पास, अब कोई हमारे भी पास में बढ़ेगा तो हम उसे सचेत करेंगे, दूर रहो मुझसे, क्योंकि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी कि कोई भी उनके कक्ष में आ जाए, कोई भी आके उनके हाथ या बाल पकड़ ले। द्रौपदी अग्नि से जन्मी एक स्त्री थी, वह 5 पांडवों की पत्नी थी। इतने 5 पांडव जो बहुत शक्तिशाली थे, उनकी पत्नी होना अपने आप में एक गर्व की बात है। इस तरीके से कोई उनके कक्ष में बिना परमिशन के नहीं आ सकता कि कोई भी आए और उनको आकर ले जाए। तो वो जो संघर्ष रहा दुशासन और द्रौपदी के बीच राजसभा तक जाने का, उसको दिखाइए। जैसे ही दुशासन आगे बढ़े, वो उसे सचेत करती हैं कि आप मेरे नज़दीक नहीं आए, उसको मेंटेन कीजिए, उसको सीखिए। सडन उन्होंने हाथ पकड़ा, अब कोई हमारा हाथ पकड़ेगा, हमारा रिएक्शन कैसा होगा? क्या हम एक बार में साथ चलेंगे? नहीं, हाथ पकड़ेगा हम उसका हाथ झटकेंगे कि आपकी हिम्मत कैसे हो सकती है मुझे इस तरीके से छूने की। उसको दिखाइए, उसको कट मत कीजिए, सीखिए, अपनी कल्पना बढ़ाइए। जब वो उसको पकड़ते हैं, वो उनका हाथ झटकती है, फिर वो उनके बाल पकड़ते हैं और वो उनको हटा देती हैं कि आप मेरे बाल नहीं पकड़ सकते। फिर आप दिखाइए कि उन्होंने बाल पकड़ा और वो उनको लेकर जा रहे हैं। अब जब कोई आपको बालों के बल से खींच के जाएगा तो आप कभी भी सीधी नहीं चल पाएंगी, क्योंकि राज्यसभा से उनको पता है वहाँ कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के आगे आप मुझे कैसे ले जा सकते हैं।
तो जो वो बाल छुड़ाने का और राज्यसभा तक जाने का जो स्ट्रगल, जो संघर्ष द्रौपदी ने दुशासन के साथ किया होगा, उसको दिखाइए। अगर कोई हमारे बाल पकड़ेगा और हमें खींच के ले जा रहा है तो हम गिरेंगे, अपने आप को रोकेंगे, उसके हाथ को हटाने की कोशिश करेंगे। वह सब कुछ आप इस स्टोरी में दिखाइए, इस पर काम कीजिए। उसके बाद संघर्ष करते 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 द्रौपदी जब राज्यसभा में पहुंचती हैं और दुशासन को धक्का देकर वहाँ फेंकते हैं, तो जिस तरीके से वो खड़ी होती हैं, सबको देखती है कि यहाँ सब मेरे अपने ही तो बैठे हैं, मेरे अपनों के बीच में मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार कैसे हो सकता है। तो वो जो परेशानी, जब हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है कि यहाँ सब मेरे अपने हैं, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हो रखा है, कोई इस दुर्योधन और दुशासन को रोकने की हिम्मत नहीं रखता, वो जो एक्सप्रेशन, वो जो टाइम, जो स्थिति रही होगी द्रौपदी की, उस पर काम कीजिए। वो सबसे नज़रों से सवाल करती हैं कि यहाँ सब मेरे अपने बैठे हैं, मेरे 5 पति भी हैं और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। इस तरीके से आप इस स्टोरी पर काम कीजिए। उसके बाद दुर्योधन के आदेश से दुशासन द्रौपदी के वस्त्र हरण की जो क्रिया है उसको आरंभ करता है। वो पूरे अपने बाहुबली के साथ, अपनी भुजाओं के बल के साथ और द्रौपदी को एक साधारण स्त्री समझते हुए उनके वस्त्र हरण करने की कोशिश करता है। अब आप यहाँ पे जो दुशासन हैं वो किस तरीके से उनकी साड़ी, उनके वस्त्र का हरण करते 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 थक जाते हैं, वह दिखाइए। ये नहीं सिर्फ एक बार स्लो खींचा, 2 बार फटाफट खींचा और स्टोरी को अंत कर दिया, नहीं, आप दिखाइए कि वो खींच रहे हैं। पहले उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है इस चीज़ में, जब धीरे 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 साड़ी का ढेर लगता जा रहा है और द्रौपदी निवस्त नहीं हो रही हैं, तब दुशासन के पसीने छूटते हैं। तब उसको दिखाई देता है कि हो क्या रहा है। तो जो साड़ी से लेकर और जो ढेर लगता जा रहा है उसका कनेक्शन दिखाइए कि कितना समय हो गया है उसको, उनका वस्त्र हरण करते 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 करते, लेकिन अभी तक भी उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इस पर काम कीजिए। इसके बाद आप दिखा सकते हैं कि द्रौपदी खुद को कैसे समेट रही हैं। जब किसी स्त्री का वस्त्र हरण होता है, सोच कर ही आंखों में पानी आता है। वो एक्सप्रेशंस, खुद को बचाना, ईश्वर को याद करना, वो जो परेशानी, जो चिंता रही होगी, उस पर काम कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि हमने 2 बार अपनी आईब्रो पे बल डाला और बस साड़ी को समेटा और द्रौपदी यहाँ पे ख़त्म हो गई, नहीं, आप 2-3 बार दिखाइए किस तरीके से वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही हैं, खुद को बचा रही हैं। जब वह बिल्कुल, उनको समझ में ही नहीं आता कि उनकी रक्षा कौन करेगा, तब वो खुद को भगवान श्री कृष्ण को सौंप देती है। तो जब लास्ट में धीरे 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 वो खुद को सौंपती हैं, तो चिंता के साथ साथ एक भरोसा आता है हमारे फेस पे। वो एक्सप्रेशंस लेके आइए, वो विश्वास लेके आइए कि अब तो ईश्वर ही, कृष्ण जी ही मुझे बचा सकते हैं। तो धीरे धीरे कैसे द्रौपदी शांत होती हैं और कृष्ण के प्रति उनका विश्वास उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये चेंज है जब वस्त्र हरण होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद जब उन्होंने कृष्ण जी को खुद को सौंपा कि अब आप ही मेरी रक्षा करेंगे। इन दोनों एक्सप्रेशंस को भली भांति इन पर काम कीजिए। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, दोनों में अंतर दिखना चाहिए। जब वस्त्र हरण स्टार्ट हो रहा था तब की परेशानी, और जब उन्होंने खुद को ईश्वर को सौंप दिया कि अब जब मेरे कृष्ण हैं वो मुझे कुछ होने नहीं देंगे, उसके एक्सप्रेशंस। जब हम खुद को सौंप देते हैं किसी को, तो वो जो विश्वास है, वो आप भले ही आंखें बंद हों, पर वो जो पीस आने लगता है कि हाँ अब मेरी रक्षा करने वाला कोई है, उस पर काम कीजिए। उसके बाद आप इस स्टोरी में दिखा सकते हैं कि कृष्ण जी की एंट्री हुई, आप कृष्ण जी को ऐसे दिखाइए पलटा लेकर, आप कृष्ण जी को ऐसे दिखाइए। जिस तरीके से भी आपने सीखा है, या आप और जगह सर्च कर सकते हैं कि किस किस तरीके से हम अपने डांस में कृष्ण जी को दिखाते हैं। आप कृष्ण जी को दिखाइए। कृष्ण जी आते हैं, 2 मिनट के लिए वो देखते हैं ये क्या हो रहा है, फिर वह भी, उन्हें पता है कि वह सब कुछ ठीक कर सकते हैं। उसके बाद वह साड़ी दिखाते हैं और द्रौपदी की लाज बचाते हैं। इस तरीके से आप अपनी स्टोरी को छोटे छोटे सभी पात्रों पे, सभी एक्सप्रेशंस पे काम कीजिए। स्टोरी को काटिए नहीं। आपको नहीं आ रहा, आप अपने गुरु से सीखिए, टीचर्स से सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन आप अपनी प्रस्तुति को और प्रभावशाली बनाइए। कुछ लोग इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, कुछ लोग अगर चाहें तो आप इस स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं कि उसके बाद द्रौपदी कसम लेती हैं कि जब तक दुर्योधन के रक्त से वो अपने केश को नहीं धोएंगी, वो अपने केश नहीं बांधेंगी। तो फिर तो आगे की स्टोरी आप जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं और जितना भी चाहें कम कर सकते हैं, लेकिन स्टोरी कम से कम आप इतनी ज़रूर रखिए जो दर्शकगण आपको देखने के लिए बैठे हैं
उनको भली भांति वो रस, वो आपके मन हृदय के वो भाव जो आप दिखाना चाह रहे हैं, चाहे वो दुर्योधन के रूप में है, चाहे वो दुशासन के रूप में है, चाहे वो द्रौपदी के रूप में है, वो भली भांति उन तक पहुंच जाए। तो कोई भी गद्य भाव प्रस्तुत करने से पहले पात्र पर काम कीजिए। अगर आप हर एक पात्र को अपने अंदर बिठा लेंगे तो आपको कहानी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रस्तुति बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रभावशाली होगी। 23 टुकड़े 23 तिहाइयाँ नाचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गद्य भाव एक ऐसा पक्ष है कथक नृत्य में जिसमें आप अपने द्वारा बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। गद्य भाव में आप खुद को डालिए, अपनी पहचान डालिए, अपनी सोच को मेंशन कीजिए कि कोई गद्य भाव हो सकता है मेरा गुस्सा दिखाने का तरीका, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरे एक्सप्रेशंस अलग हों और आपके और भी खूबसूरत हों। तो आप अध्ययन कीजिए, हर पात्र को अध्ययन कीजिए, हर बारीकी को अध्ययन कीजिए और उसके बाद प्रस्तुति कीजिए। मैं इतनी सलाह देना चाहूँगी। धन्यवाद।